वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियली स्ट्रॉन्ग स्टॉक के बारे में, जिसकी स्टॉक प्राइस अंडर ₹200 देखने को मिलता है। 200 रुपये के अंदर अंदर का ये स्टॉक है। FIDI ने बड़ा दाव लगाया है। FIDI का जो होल्डिंग है ये भी इसमें करीबन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का होल्डिंग मोर देन 45% का देखने को मिलता है। साथ ही साथ फिलहाल ये स्टॉक स्लाइटली निगेटिविटी में है। तो ये स्टॉक स्लाइटली निगेटिविटी में होते हुए भी हम इसको कवर कर रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न है कि अभी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि ये थोड़ा सा ओवर वैल्यूड स्टॉक देखने को मिलता है। सेक्टोरियल PE 19 है और ये स्टॉक का जो PE है ये 20 देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से ये स्लाइटली ओवर वैल्यूड है, तो गिरावट के समय इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक अंडर ₹200, FIDI ने बहुत अच्छा दाव खेला है, तो ऐसे स्टॉक को स्टडी करना तो बनता है। दिस वीडियो इज प्योरली फॉर द एजुकेशनल पर्पज, सो टेक इट एज एजुकेशनल पर्पज। आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर, नाइदर बाय नॉर सेल। इफ यू वांट टू बाय दिस स्टॉक, सो प्लीज डू योर ओन रिसर्च और आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। इफ यू लाइक द इंफॉर्मेशन, सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। अगर हम यहाँ पे मार्केट कैप देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 2,28,761 करोड़ का है। स्टॉक P 19 का है। सेक्टोरियल P, जैसे मैंने कहा, सेक्टोरियल P के कंपैरिजन में स्लाइटली ज़्यादा है, और स्टॉक अगर नेगेटिव में है तो उसी वक्त करेक्शन में आके अपने रियल वैल्यूएशन पे आता है। तो हो सकता है अभी स्टॉक रियल वैल्यूएशन पे आए और हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें क्रिएट होते हुए देखने को मिले। करंट स्टॉक प्राइस 183 रुपीज़ देखने को मिलता है। ROC 12.5, ROE 11.7 जो कि अच्छा है। फेस वैल्यू 1 का, यानी आने वाले समय में किसी भी तरह का स्प्लिट का बेनिफिट देखने को नहीं मिल रहा है। डिविडेंड टिल 2.17% का देखने को मिल रहा है और कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, यानी आप एक सेपरेट अलग से इनकम भी जनरेट कर सकते हो थ्रू द डिविडेंड। अगर हम यहाँ पे डेप की बात करें तो 92,382 करोड़ का डेप है। डेप टू इक्विटी रेशियो 0.90 का देखने को मिल रहा है, विच इज टॉलरेबल। करंट असेट 71,262 करोड़ के। पेट्रोस के स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए परफेक्ट बैठता है। इन्वेंट्री कंपनी के पास 47,249 करोड़ की है। मुझे कमेंट सेक्शन में आया था, आप इन्वेंट्री क्यों कवर करते हो? तो इन्वेंट्री भी एक अमाउंट होता है, एक उनका अर्निंग होता है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए। अगर यहाँ पे जो इनका डेप है, इस डेप में अगर कोई शॉर्ट टर्म लोन होगा तो इन्वेंट्री के थ्रू वो इमीडिएट वो शॉर्ट टर्म लोन को क्लियर कर सकते हैं। आगे मैं आपको वो भी बताऊंगी शॉर्ट टर्म लोन कहाँ पे देखा जाता है और लॉन्ग टर्म का लोन कहाँ पे देखा जाता है। तो बेसिकली जो शॉर्ट टर्म के लोन होते हैं वो लोन को क्विक क्लियर करने के लिए इन्वेंट्री का इस्तेमाल कंपनी करती है। तो अगर कंपनी के पास इन्वेंट्री है तो आप ये समझ सकते हो कि जो डेप है कंपनी का, उसमें से कुछ परसेंट डेप, एटलीस्ट इतना परसेंट डेप जो है ये कंपनी क्विकली क्लियर कर सकती है, इतने अमाउंट का। तो इस डेप में, यानी ये टोटल डेप में का इतना अमाउंट आप माइनस कर सकते हो और फिर डेप को कंसिडर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 92,382 करोड़ का डेप है और कंपनी के पास इन्वेंट्री 47,249 करोड़ की है। अगर हम 92,382 करोड़ में से 47,249 करोड़ को माइनस करें तो आपको करीबन 45,133 करोड़ का डेप यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी डेप टू इक्विटी रेशियो भी कम होगा। अब हमेशा ये फॉर्मूला काम आएगा नहीं। अगर कंपनी के पास शॉर्ट टर्म अगर उनका कोई डेप है तो ही इन्वेंट्री को यूज़ करते हैं। 1 साल के अंदर अंदर उनको वो क्लियर करना होता है शॉर्ट टर्म डेप। तो शॉर्ट टर्म डेप वो इन्वेंट्री के थ्रू इमीडिएट क्लियर कर सकते हैं, और ये फायदा सिर्फ शॉर्ट टर्म अगर डेप है तो ही काम आएगा। अगर ये टोटल डेप लॉन्ग टर्म का है तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ बैलेंस शीट में हम कहाँ पे डेप देख सकते हैं और किस तरह से इसको क्लियर किया जा सकता है। अब बैलेंस शीट की बात हो रही है तो रिजर्व्स आप पहले कंपनी के देख सकते हैं। 90,788 करोड़, 89,922 करोड़ एंड 192 करोड़ का यहाँ पे हमें रिजर्व्स बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे आपको ये बोरोइंग का ऑप्शन दिख रहा होगा। ये बोरोइंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग और लीज लायबिलिटी। यहाँ पे जो ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, यानी 21,203 करोड़ का, ये बोरोइंग वो इमीडिएट क्लियर कर सकते हैं इन्वेंट्री के थ्रू। जैसे कि हमें पता है इन्वेंट्री 47,249 करोड़ की देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपको जो है ये जो शॉर्ट टर्म का ये
बोरोइंग है, ये आप माइनस हो सकता है ये 92,382 करोड़ में से थ्रू द इन्वेंट्री का जो अमाउंट है ये, यानी अगर हम 21,000 को जो इनका मेन बोरोइंग है इसमें से माइनस करें, यहाँ पे आप देख सकते हो 92,000 में से हम 21,000 को माइनस करें तो 71,179 करोड़ का यहाँ पे बोरोइंग या डेप्ट देखने को मिलेगा। इस हिसाब से डेप्ट टू इक्विटी रेशियो भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जो 0.90 था ये उससे 50 के अंदर इमीडिएट आ सकता है। इस वजह से ये डेप्ट जो है ये टॉलरेबल है। ये चीज़ मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताई ताकि अगली बार जब आप खुद एनालिसिस करो तो आप ये चीज़ समझो कि किस तरह इन्वेंट्री का इस्तेमाल जो है ये डेप्ट को कैलकुलेट करने में होता है, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो को कितना है और ओरिजिनली कितना वो परफॉर्म कर सकता है, ये चीज़ देखने में हो सकता है। आई होप आपको समझा होगा। नहीं समझा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे आप कमेंट, यहाँ पे सभी क्वेश्चंस के आंसर देना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे हमने बोरोइंग देख ली कंपनी की। अब हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में आप सेल्स देख सकते हो 2,80,543 करोड़, 2,32,140 करोड़, 2,39,756 करोड़, यानी सेल्स कंसिस्टेंसी से बढ़ रहा है। एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली सेल्स बढ़ेगा तो एक्सपेंसेस बढ़ेंगे कंपनी के। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 3,174 करोड़, 10,886 करोड़ एंड 11,264 करोड़ के हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो एक ईयर यानी 2024 में मार्च के हमें माइनस में देखने को मिला। उसके बाद 2.74, 8.65 एंड 8.83 यानी कंसिस्टेंसी से काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जिस साल हमें अर्निंग पर शेयर कम देखने को मिला उस साल डिविडेंड नहीं था, लेकिन उसके अलावा कंपनी ने एक अच्छा डिविडेंड हमें दिया है। मार्च 2025 में 131% का डिविडेंड हमें देते हुए ये कंपनी देखने को मिल रही है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर का होल्डिंग 32.94% का है, कम है, लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि 45% से ज़्यादा के FIS-DIS देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं FIS जो है 18.90% एंड DIS जो है ये 26.44% के, गवर्नमेंट 0.18% और पब्लिक 21.52% के देखने को मिलते हैं। तो ऑब्वियस है FIS-DIS जो अपना स्टेक बाय करते हैं ये ओपन मार्केट से नहीं, डायरेक्ट कंपनी से किया जाता है स्टेक बाय। तो यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स ने अपना स्टेक जो है ये FIS-DIS को दिया हुआ देखने को मिल रहा है और 45% के FIS-DIS यहाँ पे होल्डिंग में बैठे हुए देखने को मिलता है। एक अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न हम इसे बोल सकते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कंपनी करती क्या है। ये जो कंपनी है ये इंडिया की फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट स्टील कंपनी सेटअप है जो कि 1907 में बना हुआ है। कंपनी का प्रेजेंस अक्रॉस द एंटाइटल जो चैन है ये स्टील मैन्युफैक्चरिंग में देखने को मिलता है, माइनिंग में देखने को मिलता है, प्रोसेसिंग में देखने को मिलता है, आयरन ऑर्स में देखने को मिलता है, कोल्स में देखने को मिलता है, प्रोड्यूस करती है और डिस्ट्रीब्यूट भी करती है ये सारी चीज़ें। कंपनी का जो रेवेन्यू है ये मोर देन 50% का इंडिया के बाहर से आता है और 45% के आसपास रेवेन्यू ये इंडिया से जनरेट करती है। अब देख लेते हैं हम ये कंपनी है कौन सी और अभी इसका करंट स्टेटस क्या है और हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ बन रही है। हम बात कर रहे हैं टाटा स्टील लिमिटेड के बारे में। टाटा स्टील लिमिटेड जो है आज अभी मार्केट ओपन होते स्लाइटली पॉजिटिव में है। मार्केट में निगेटिविटी में कल हमें टाटा स्टील देखने को मिला था। इसका जो रियल वैल्यूएशन है ये थोड़ा सा सेक्टोरियल से ज़्यादा है और ये जितना निगेटिव में आता है उतना बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, राइट वैल्यूएशन पे आता है। टाटा स्टील जो है ये एशिया की हम बोल सकते हैं नंबर 1 की स्टील प्रोडक्शन की कंपनी है और इसका बिजनेस अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन्स एक्सेलेट होते हैं तो ऑब्वियसली इसके बिजनेस पे उसका इम्पैक्ट हमें नेगेटिव पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। अगर आप स्टील सेक्टर में इंटरेस्टेड हो तो आपको डेफिनेटली ये स्टॉक को स्टडी करना चाहिए क्योंकि टाटा स्टील फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग बिजनेस को होल्ड करने वाली कंपनी है। मोर देन 50% का इनका रेवेन्यू आउट ऑफ द इंडिया आने की वजह से अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट होते हैं तो इनके रेवेन्यू पे इम्पैक्ट हो सकता है। अगर आप इस चीज़ को कंसिडर करते हो, इस बिज़नेस को समझते हो तो डेफिनेटली आप इस स्टॉक को स्टडी कर सकते हो। एक साल में इसने 14% तक के रिटर्न बना कर दिए हैं। किसी भी एफडी से कई गुना ज़्यादा के रिटर्न्स ये हैं, तो ऐसे स्टॉक को आप डेफिनेटली अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी।
ये स्टॉक को टाटा स्टील को बाय करने के लिए और थोड़ा सा टाटा स्टील करेक्शन में आए तो आई थॉट कि अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन अगर इस समय भी आप इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो ये भी सही अपॉर्चुनिटी ही साबित हो सकती है, क्योंकि एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। स्लाइटली हम बोल सकते हैं कि ओवर वैल्यूएशन पर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जितनी गिरावट आएगी उतनी अपॉर्चुनिटी ये स्टॉक क्रिएट करता है, और जितने ही टाइम में आप इस स्टॉक को स्टडी और एनालाइज करेंगे आई थॉट उतने टाइम में मार्केट के साथ ये एक नई अपॉर्चुनिटी और एक नया हायर क्रिएट करने की पोटेंशियल भी रखता है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर, नाइदर बाय नॉर सेल। आई होप दिस information is informative for you. Thanks for watching.